हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? घर पे कुशल मंगल होंगे। हम सभी की गुड हेल्थ की कामना करते हैं और सभी आप बहुत ही घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। और साथ साथ अपनी जो भी आपको हमारे द्वारा जो पढ़ाई हुई, सभी टीचरों के द्वारा जो टॉपिक जो भी आता है उसको आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साथ साथ वीडियो देख रहे होंगे। ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बच्चों, जो बच्चे कंप्लीट वीडियो देखते हैं ना, जो कंप्लीट जो मेरे द्वारा जो बनाई गई है या किसी भी टीचर के द्वारा जो बनाई गई है, तो वो बच्चे 90 प्लस के हकदार हैं। वो बच्चे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा ऑलमोस्ट जिस प्रकार से हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उससे भी हम बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं, अच्छी, ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सके। हम बारीक बारीक एक चीज़ को अच्छी तरह से उसकी समझाते हैं, उसका एनालाइज भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं और उनके बारे में अच्छी तरह से आपको बताते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 4, हमारा लेसन नंबर चौथा चैप्टर हम प्रारंभ कर रहे हैं, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। ये चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसके पीछे जो इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, आप जानते हो कि विश्व के अंदर 1945 से लेकर और 1991 तक कोल्ड वॉर का समय चला, शीत युद्ध का समय चला। उस दौरान विश्व के अंदर दो महाशक्तियां आपस में तनातनी रही, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, यानी कि दोनों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। और उसी कंट्रोवर्सी का परिणाम रहा कि आज विश्व दो गुटों के अंदर बंट गया। एक गुट के अंदर अमेरिका अपनी तरफ खींच रहा था पश्चिमी देशों को, दूसरी तरफ रशिया, सोवियत संघ बोलो, सोवियत संघ अपनी तरफ धीरे धीरे विश्व के अंदर अपना अस्तित्व, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान विश्व के अंदर कुछ ऐसे जो अलग अलग, चाहे दक्षिण एशिया के अंदर लिए, चाहे यूरोप के अंदर लिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने, कुछ ऐसे संगठन बने जिन्होंने अपने प्रभाव को आज तक कायम किया, जिन्होंने अपना प्रभाव आज तक बनाए रखा। हम इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने, कौन कौन से संगठन बने, उन संगठनों का क्या उद्देश्य था, वो संगठन क्यों बनाए गए, और यदि बनाए गए तो क्या वो जिस उद्देश्य से संगठन बनाए वो अपने उद्देश्य के अंदर कायम रहे, या अपने उद्देश्य को पूरा करने में उन्होंने कहाँ तक अपनी अचीवमेंट प्राप्त की, कहाँ तक सफलता प्राप्त की। इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे यूरोपीय संघ है, आसियान है, एटसेट्रा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बताएंगे अभी आपको डिटेल से सारी चीज़ें। तो बच्चों, 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति के अंदर दो ध्रुवीय व्यवस्था से टूटने के बाद, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि आसियान का उदय दमदार शक्ति के, एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। और ऐसी ऐतिहासिक जो दुश्मनियां थी उनको कमजोर करने के लिए इन क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। हम इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें पढ़ेंगे और उसके कुछ वैकल्पिक, यानी कि इन दोनों शक्तियों से दूर रहे, विश्व के जो कंट्री है इन दोनों शक्तियों से दूर रहे और कोई नए संगठन के अंदर अपना प्रभाव जमाए। हम इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण संगठन आता है वो आता है यूरोपीय, सबसे महत्वपूर्ण संगठन है ये सब यूरोपीय संघ। आज
आज हमारा केवल हम ये चैप्टर का एक ये टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, यूरोपीय संघ के बारे में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूरोपीय संघ, इसके नाम से ही आपको पता चला है कि यूरोप मतलब कि यूरोप महाद्वीप के अंदर संघ संस्था, जो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो संस्था बनाई, यूरोप महाद्वीप के जितने भी कंट्री थे उन कंट्रियों को जोड़ने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो संगठन बनाया, वो क्या कहलाता है? यूरोपीय संघ। देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध कब? 1939 में, 1939 के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो और उस युद्ध के बाद जो युद्ध समाप्त हो गया, कब हुआ? 1945 के अंदर। समाप्त कब हुआ? शुरू 39 में और समाप्त 1945 के अंदर। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान हो रहे थे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं का आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरों से बनाना चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध ने अनेक ऐसे मान्यताओं व व्यवस्थाओं को ध्वंस कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने रहे थे। सन 1945 में, 1945 में, सन 1945 तक, 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी को झेला ही, और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वंस होते हुए भी देख लिया जिन्हें यूरोपीय संघ ने खड़ा हुआ था। 1945 के अंदर, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो त्रासदी झेली, उसके बारे के अंदर उस बारे में भी संस्था को सारी चीजों की बारे में जानकारी थी। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप आपस में, जो देखो यूरोप के कुछ कंट्री ऐसे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो अमेरिका के साथ जाकर मिल गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो आपस में मेल मिलाप करके उन्होंने अपने आप को एक सुरक्षित मतलब कि रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो बच्चों, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध में मदद मिली और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे जब अमेरिका यूरोप के जो कमजोर कंट्री थे या जो ठीक ठाक कंट्री थे, उन कंट्रियों को आर्थिक रूप से जो सपोर्ट की, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जो उन्होंने जो सपोर्ट की थी अमेरिका ने यूरोप के देशों को, और आर्थिक रूप से उनको उठाने में, उनको ऊंचा उठाने में, उनकी व्यवस्था को ऊंचा उठाने में जो मदद की, और इस मदद को हम क्या कहते हैं? मार्शल योजना। क्या ध्यान रखना बच्चों, इसको किस नाम से आता है? इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूरोपीय कंट्रियों को ऊंचा उठाने में अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा का जन्म दिया और इसे किसी नाम से मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तहत 1948 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को एक संगठन बनाया है जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की, और यह एक ऐसा मंच था, यानी कि आर्थिक मंच ऐसा था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार व आर्थिक मामलों में एक दूसरे की आपस में इन्होंने क्या करना? मदद करना प्रारंभ कर दिया, इनकी मदद करनी शुरू कर दी एक दूसरे की। सन 1949 में गठित यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1949 में स्थापना, ठीक है, यूरोपीय संगठन की स्थापना 1949 में यूरोपीय संगठन की में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अलग कदम साबित हुआ। यूरोप के पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से यह आगे बढ़ी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन किया गया। कब? 1957 में यूरोपीय कम्युनिस्ट यानी कि आर्थिक संगठन। इसका तात्पर्य समझे? आर्थिक संगठन, इसका तात्पर्य बच्चों यह है कि यूरोप के जो कंट्री थे ना, जो कमजोर कंट्री थे, उन कंट्रियों को पैसे फाइनेंशियली या व्यापार की जो मदद करने के उद्देश्य से जो संगठन बनाया, उसको हम
क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। आर्थिक संस्था के रूप में एक यूरोपीय संघ के साथ ही एक कोऑर्डिनेशन बनाकर जो गठन किया गया वो नाम कहलाता है। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद, यूरोपीय संघ की एक पार्लियामेंट, यूरोपीय संघ के पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो कंट्री थे उन कंट्रियों ने अपने आप को इसका स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया और समान विदेश नीति, सुरक्षा, आंतरिक मामले, न्याय जैसे मुद्दों को एक समान और साथ साथ में मुद्रा भी, इनकी यूरोप के जितने भी कंट्री थे उन कंट्रियों के अंदर जैसे एक मुद्रा का प्रचलन होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर जैसे रुपया है, तो हम कोई एशिया का कोई ऐसा, जैसे सार्क है, हमारा सार्क है, 7 देशों का 8 देशों का संगठन है सार्क, तो इस प्रकार से यानी कि कोई ऐसा संगठन बना लिया जाए कि उन सभी कंट्रियों के अंदर एक ही मुद्रा का प्रचलन हो, यानी कि व्यापार करे तो वही चले। जैसे हमारा मान लीजिए सार्क संगठन है, उस सार्क संगठन के ऐसा ट्रेडिशन करवाना कि जैसे इंडिया की रुपया है तो वो पूरा रुपया 7-8 जो कंट्री हैं, आगे चल के सार्क के बारे में बताएंगे, तो वो सब के अंदर एक ही ट्रेड हो। तो इसी प्रकार से यूरोप के जितने भी कंट्री थे, उन यूरोपीय संघ के जितने भी कंट्री थे, उन यूरोपीय संघ के जितने भी कंट्रियों के अंदर ही एक मुद्रा का प्रचलन हुआ। वो मुद्रा यानी कि एक समान मुद्रा का चलन हुआ और एक लंबे समय के बाद यूरोपीय संघ की आर्थिक सहयोग वाली संस्था के रूप में बदलना ज्यादा राजनीतिक रूप ले लिया। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हुई, लेकिन इसका झंडा, गान, देश के जो विदेशी संबंध थे या मुद्रा थी वो एक बना दी गई और इसके दायरे भी काफी बढ़ा दिए गए। भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे में थे, नए सदस्य भी इसके भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे में थे, लेकिन यह प्रक्रिया असमान नहीं रही और अनेक देशों ने, ये लोगों ने यह बात मान लेकर खासे उत्साहित नहीं थे कि उनकी ताकत देश की सरकार को हासिल करना था, बल्कि यूरोपीय संघ के जो कंट्री थे देखा जाए तो इसके अंदर जो शामिल थे उनका ट्रेड, व्यापार सबकी एक मतलब कि एक छत्र के नीचे एक मोनोपोली तैयार करने का उद्देश्य था। यूरोपीय संघ की आर्थिक, राजनीतिक व कूटनीति तथा सैनिक प्रभाव बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही बढ़िया था। 2005 तक, 2005 नोट कर लेना इस डेट को, इस सन को, 2005 में यह दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक संगठन के रूप में उभर कर सामने आ गया था 2005 में, और यह दुनिया का सबसे बड़े आर्थिक संगठन के रूप में, और इसका सकल घरेलू उत्पाद 12 अरब डॉलर, कल्पना कर सकते हो 12 अरब डॉलर था इसका जो व्यापार था ना, 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। और अमेरिका से थोड़ा, यानी कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो व्यापार था उससे कुछ थोड़ा अधिक था। इसकी मुद्रा, यूरोपीय संघ की मैंने मुद्रा नहीं बताई, इसकी मुद्रा का नाम क्या था, यूरो था। यानी कि यूरोपीय संघ की जो व्यापार करने की जो मुद्रा थी वो क्या था, यूरो नाम रखा गया। यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनती जा रही थी। यानी कि जो यूरोपीय संघ की मुद्रा थी उससे अमेरिकी के लिए खतरा क्यों बन रही थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि उसकी जो मुद्रा है ना, डॉलर है, वो पूरे विश्व के अंदर अपनी ताकत के वर्चस्व को दिखाए। और अमेरिका का यही खतरा था कि विश्व, क्योंकि यूरोप के जो ताकतवर कंट्री थे उन्होंने यूरोपीय संगठन की स्थापना कर दी, और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मुद्रा गिर जाए और यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, यूरो है, वो बिल्डअप ना हो जाए, वो ऊपर ना चली जाए, वो कहीं और ज्यादा उन्नत ना हो जाए, तो इसकी मुद्रा कहीं हो जाए। तो विश्व व्यापार ने की हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुना ज्यादा क्योंकि हो चुकी थी इसकी, और इसी के चलते ही अमेरिका व चीन व्यापारिक विवादों के में पूरी तरह दस्ता जा रहा था। इसकी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव नजदीकी देशों से भी नहीं था, बल्कि एशिया, अफ्रीका व दूर दराज के देशों से था। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस, तो ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, क्योंकि यूरोपीय संघ के सदस्य थे। आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूएनओ है, उसके 5 स्थायी सदस्य थे, उनके बारे में बताएंगे। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, रूस। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्य कौन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये
भी अमेरिका के लिए एक खतरा पैदा होता जा रहा था। तो ये सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के देश सुरक्षा परिषद से कोई भी अपना जो था वो मतलब कि कार्य आसानी से कार्य करते, मतलब कि निकलवा लेते थे, कोई भी कार्य अपने जो करते थे वो उसको कार्य करवाते थे। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिकी समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता जा रहा था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों का हाल ही के अंदर प्रभाव किया। एक उदाहरण के माध्यम से हम ये प्रस्तुत कर सकते हैं। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना उपलब्ध थी। इसका सुरक्षा बजट भी अमेरिका के बजट के से अधिक था, यानी कि ये अमेरिका के लिए और भी खतरनाक साबित होता गया। एक अनुमान के अनुसार इसके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं और इसके अंतरिक्ष वैज्ञानिक व संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तो ये संस्था धीरे धीरे लैप्स हो गई, खत्म हो गई, इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगा डिटेल में। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक मामलों में दखल देने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बनता जा रहा था। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस मामले से खिलाफ तो आ गई, क्योंकि उनके पास अपना संगठन था। तो वे दोनों इसके खिलाफ अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे कि ये गलत नहीं है। तो यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य भी देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे, लेकिन यूरोपीय संघ के हिस्से में यूरो लागू होने के कार्यक्रम से काफी नाराजगी थी। तो ये आपस में इनमें थोड़ी होती। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थैचर ने भी, यानी कि मार्गरेट थैचर ने भी ब्रिटेन के यूरोपीय बाजार को उससे अलग रखा, और यही था कि यूरोपीय मुद्रा यूरो के मायने में उसका एक प्रतिरोध किया गया, और इसी के कारण यह संस्था धीरे धीरे लैप्स की तरफ पहुंच गई। ये धीरे धीरे संस्था इसकी लैप्स का विलय हो गया। कल मैं दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, यानी कि बृहस्पतिवार वाली जो ना सैटरडे वाली वीडियो उसके अंदर ये आएगा, यानी कि आसियान के बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमारी जो नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी उसके बारे में, आसियान के बारे में हमारा बच्चों टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ मैं यूरोपीय संघ के कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, वो आपने साथ साथ फेयर कॉपी में नोट करने हैं। एक पीडीएफ भेज रहा हूं, उसके साथ साथ वो पीडीएफ आपने फेयर कॉपी में अपनी करनी है। तो बच्चों आज मैंने यूरोपीय संघ के बारे में आपको बताया। ये इस चैप्टर का, चौथे चैप्टर का ही पहला एक टॉपिक है, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय संस्था का क्या महत्व है, क्या अस्तित्व है, कब इसकी स्थापना हुई, 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिया गया है। ये संगठन कैसे अस्तित्व के अंदर आया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसको आप आराम से अध्ययन करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।